हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। एडवांस मैथ आपके एसएससी सीजीएल में और यूपी टेट का जो अपर प्राइमरी लेवल है उसमें उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ी बात है रेलवे एनटीपीसी, रेलवे का जो एनटीपीसी मेंस है उसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाली है। तो आप 2 से 3 एग्जाम तो आप मानी के चलो, एक तो एसएससी सीजीएल के लिए रामबाण है, दूसरा यूपी टेट जो जूनियर वाले हैं उनके लिए, और रेलवे एनटीपीसी मेंस, इसके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, मतलब एक तीर है लेकिन शिकार यहां पर 3 करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो देखो, पहला सवाल क्या है कि यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त का केंद्र O है और त्रिभुज BOC इज इक्वल टू इतना, तो BAC का मान बताओ। सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेंगे। दूसरी बात यह कि रजाई में यदि आप बैठे तो रजाई से बाहर हो जाइए और देन कॉपी पेन के साथ आप शुरू होना है। ठीक है, आलस को दूर भगाना है, फिर शुरू होना है। ये लो, बाइलिंगुअल सवाल मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको बनाने की कोशिश करिए। चलो देखिए, बनाते हैं सवाल। सबसे पहले तो त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त, इसका मतलब यह है कि एक वृत्त बना है, वो भी त्रिभुज के अंदर। ठीक है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनेगा। तो हमने कहा कि यदि मान लो यदि हमने ये वृत्त बनाया आपके लिए, ठीक है, ये आपका वृत्त बना और ये वृत्त अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त का मतलब इन सर्किल है, तो इस त्रिभुज के ये अंदर रहेगा वृत्त। ये बात आपको समझनी है, यानी कि आपको एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, यहां से इस तरह से टच करता हुआ, ठीक है। ये तो ये इन सर्किल आपका बनके तैयार हो गया। इसको A मानिए, ये B है आपका, और ये क्या है C। तो इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र यहां कहीं होगा। इसका केंद्र कहीं यहां कहीं इसका केंद्र होगा, यहां कहीं इसका केंद्र होगा। क्लियर? और इस केंद्र को इन्होंने क्या कहा है? इस केंद्र को इन्होंने O बोला है। अब BOC का मतलब आप जरा समझना। अब आपके पास जो BOC है, BOC का मतलब आप समझ रहे हो? BOC का मतलब ये एक लाइन ऐसे गई है, एक दूसरी लाइन ये गई है इस तरह से। तो ये जो BOC है आपका, ये वाला BOC, बीच वाले एंगल पे फोकस करते हैं। BOC कितना दे रखा है? ये 110 दे रखा है। अच्छा, ये अंतः केंद्र है, इन सर्किल है। तो इन सर्किल की खास बातें क्या होती है? इन सर्किल की खास बात ये होगी, इन सर्कल बनता कैसा है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर, एंगल के बाइसेक्टर से बनता है आपका इन सर्किल। यानी कि जितना ये है उतना ही ये है, यानी एंगल C का बाइसेक्टर और एंगल ये B का बाइसेक्टर यहां पर कट कर रहा होगा, एंगल A का भी बाइसेक्टर यहीं पर कट कर रहा है। तो एंगुलर बाइसेक्टर से बनता है आपका इन सर्किल। सबसे बड़ी बात तो एंगुलर बाइसेक्टर से बनता है इन सर्किल। इसका मतलब ये कि जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। तो अब आपको BAC बताना है। BAC बोले तो ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो, ये 110 क्या है? ये 110 है 90 प्लस एंगल A/2, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? इसकी वैल्यू है आपके सामने 110, इसकी वैल्यू है ये 110। तो अब आपको एंगल A/2 की यदि मैं बात करूं तो A/2 110 से 90 माइनस हो जाएगा, यहां बचेगा 20, लेकिन ये A जब निकालोगे तो ये 2 इधर गुणा हो जाएंगे, यानी आ जाएगा 40 डिग्री। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, यानी C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये बात आप समझ पाए? अच्छा, यहीं पर ये मान लीजिए, अभी तो इन सर्किल था, ये कैसा था? इन सर्किल था। यदि मान लो ये कहीं, ये यदि अंतावृत्त की जगह ये परिवृत्त होता तो कहानी कुछ दूसरी होती। यदि अंतावृत्ति की जगह मान लो परिवृत्त होता, तब क्या करते आप?
जरा समझना, यदि ये परिवृत्त होता तो क्या करते आप, परिवृत्त होता, अंतावृत्ति की जगह मान लो भाई जी ये परिवृत्त होता तो आप यहां पर क्या करते, यदि ये परिवृत्त होता तो आप क्या करते, ठीक है। तो यहां पर कहीं इसका केंद्र होता, यहां पर कहीं इसका क्या होता, केंद्र होता, यहां कहीं इसका केंद्र होता। तो अब आपको अब मान लो आपको ये O पॉइंट होता, ये A होता, ये B होता और ये C होता, और ये वाला पॉइंट आपको दिया होता 110 जैसा अभी सवाल में से पहले दिया है, और ये वाला आपसे पूछा जाता, तो कैसे बताते हैं, बताइए कैसे बताते हैं आप। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब आपको ये दिया हो और ये पूछा जाए तो अब आपका ये बात समझते हो कि देखो यहां से BC लेंथ आपने देखी, BC लेंथ को लेकर के BC आर्क को लेकर के केंद्र पर कोण आपसे पूछा गया है, नहीं परिधि पर कोण पूछा गया जबकि केंद्र वाला कोण दे रखा है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का, केंद्र पर यानी सेंटर पर बने कोण का आधा होता है, बने कोण का आधा होता है। लेकिन आर्क सेम होनी चाहिए, समान चाप से, चाप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान चाप होनी चाहिए, सेम आर्क होनी चाहिए, सेम आर्क होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी। जैसे आर्क हमारे पास ये BC आर्क है, BC आर्क से केंद्र पर कितना बन रहा है कोण, ये A हमसे पूछा गया, BC आर्क से ही BC आर्क से परिधि वाला कोण हमसे पूछा गया है, जबकि BC आर्क से हमसे केंद्र पर बना कोण कितना 110 दे रखा, तो ये डबल होगा, यानी ये कितना होगा 55, समझ आ रहा है, ये कितना होगा 55, क्लियर। चलो तो अब मुझे ये वाला बताओ इसका क्या आंसर होगा, इसको बताइए। बना लिया होगा कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होती है, 75% में 75 जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी वही संख्या का मतलब 100% प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करो। आपने कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती, यानी कि संख्या मैंने 100% मानी तो 100% का 75% निकालोगे 75 आएगा, तो संख्या 75% में यदि हम 75 जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या का मतलब 100% प्राप्त होता है। उधर जाएगा 25% बचेगा, 25% की वैल्यू कितनी है 75, काटोगे 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% का मान आ जाएगा 300। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, पर हो सकता है ना भी आई हो। इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आप अभी तक ऐसे समझते आए हो कि किसी संख्या के 75% में आपको पता नहीं, आप ऐसे मानते हो माना संख्या x है। अब x का 75% करोगे, x के 75% में क्या जोड़ा आपने 75 जोड़ा, मिला क्या, वही संख्या मिली। अब इस 75% को जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4, और ये x वाला टर्म्स इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा माइनस का 75। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का आएगा x/4 इज इक्वल टू कितना 75, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की जब वैल्यू उधर जाएगी तो x बराबर 75 गुणे 4 आएगा, कितना आएगा 300। तो ये भाई कैसा मेथड है, ये बेसिक मेथड है। इसको एडवांस से करना चाहो तो जब भी परसेंटेज हो तो मैंने क्या माना कि मानव संख्या 100% है, तो अब आप 100 का 75% निकालोगे 75 आएगा, 75% में 75 जोड़ा 100% मिल गया। ये ज्यादा सही है तरीका, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 300, यानी कि ये ऑप्शन
बी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। क्लियर? ये देखो, इसको बनाओ जरा। ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग द दिस, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। थोड़ा टाइम देंगे आपको, मतलब आप खुद से करना, वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, ठीक है? खुद से करोगे तो अच्छा लगेगा आपको, खुद से करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा। इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप? एक काम करो, आप ना जो पावर लिखी है, जैसे 50 लिखा है, 40 लिखा है, 50, 40, 30, 20 का क्या ले लो? एचसीएफ ले लो, मासा ले लो। तो जब आप इसका मासा लोगे तो उसका मासा कितना आएगा? इसका मासा आ जाएगा 10, ठीक है? इसका मासा क्या आ जाएगा? 10। वो 10 मैक्सिमम पावर में दे दो। नहीं समझे आप बात को? आप बात को समझे ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि 2 की पावर 50 है ना, तो भाई जी इसको आप ऐसे लिखो, 2 की पावर 10, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की होल पावर 10। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 पना 50 हो जाएगा, जो कि ये लिखा है। कॉमन ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 की पावर कितनी आ जाएगी? 10। और ये कितना आ जाएगा? 4 की पावर 3 की होल पावर कितना? 10। और 5 की पावर 2 की होल पावर कितना? 10। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? अब आप मुझे बताओ 2 की पावर 5 कितना होता है? आप मुझे बताइए 2 की पावर 5 कितना होता है? आपने कहा 2 की पावर 5 होता है 32, यानी लिखा है 32 की पावर 10। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 2 होता है 81। 3 की पावर 4 2, 3 की पावर 2 होता है 9, और उसकी पावर 2 करोगे तो 81। 81 की पावर 10 लिखा है। ये 4 का क्यूब कितना होता है? 64 की पावर लिखा है 10। और ये 5 की पावर 2 कितना होता है? 10 की पावर लिखा है 10। अब मुझे बताओ इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? इनमें सबसे बड़ा नंबर ये है 81 की पावर। देखो सभी की पावर 10-10 लिखी है, पावर से तो हम इसको मात नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि पावर सभी की 10 है, तो जिसका बेस ज्यादा होगा वैल्यू वो ज्यादा देगा। तो 81 इसका बेस ज्यादा है, यहां तो 64 है, यहां पर 25 है, सबसे ज्यादा 81। 81 की पावर 10, वो कहां से आया? यहां से। ये कहां से आया? ये आया है बी ऑप्शन से, यानी 3 की पावर 40 से। 3 की पावर 40 जो होगा वो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या होगी, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। कह दो समझ आया है कि नहीं? पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। ये बनाइए भाई, ये बनाना है मेरे दोस्त। इसको बनाओ। कह रहा है AB is a diameter of circle and ABCD is a cyclic quadrilateral in that if ACD is equal to 40 then the measurement of angle BAD is what? बहुत ही सरल है, आप इसको ट्राई करो। तब तक हम इधर बना के आपके लिए तैयार करते हैं फिगर, ठीक है? तब तक हम आपके लिए इधर क्या तैयार करते हैं? फिगर क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है? बन गया भाई, ठीक है? ए बी ये डायमीटर हो जाएगा फटाफट। ये है ए, कलर चेंज कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी क्या है हमारे पास? ए बी डायमीटर है। ये कहीं यहाँ पर कहीं इसका केंद्र होगा, इस केंद्र को मैं ओ मान सकता हूँ, ठीक है? केंद्र होगा ओ, क्योंकि ए बी एक वृत्त का क्या है? व्यास। तो मैंने ए बी क्या माना है? व्यास। ये को थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं। ए क्या माना है आपने? व्यास, ठीक है? पक्का? और चक्री चतुर्भुज या चक्री चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, यानी सर्कमफ्रेंस पे हो। चारों पॉइंट क्या हो? चारों पॉइंट कैसे हैं? सर्किल के परिधि पर हो, ठीक है? उसको कहते हैं चक्री चतुर्भुज। और ए सी डी इक्वल टू कितना दे रखा है? ए सी डी इक्वल टू 40 दे रखा है। ए सी डी का मतलब आप समझ लो, जैसे मान लीजिए आपके पास एंगल ए सी डी है, तो आपको फोकस करना है बीच वाले पे, यानी सी पर। तो ए सी डी का मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना? 40 डिग्री। ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपके पास? 40 डिग्री दे रखा है। क्लियर?
ये वाला आपको 40 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है BAD पूछा गया है, BAD पूछा गया है। BAD का मतलब आप समझ रहे हो, बीच वाला ए पर फोकस करो, तो BAD का मतलब हो जाएगा ये BAD, यानी भाई ये पूरा पूछा गया BAD, कंप्लीट पूछा गया। अच्छा कंप्लीट ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको ये वाला एंगल पता हो। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि आप एक चीज देखो यहां से कि ये एक त्रिभुज है, वो भी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है। बात को बहुत अच्छे से समझना। जैसे ये वाला आप देखो जरा, इस पे फोकस करो, ये वाली लाइन जो है, ये वाला, इसको थोड़ा और मैं चौड़ा करता हूं, थोड़ा और देखो, ये आपके पास क्या है, ये जो है ये वाली लाइन, आप इसको देखो जरा, फोकस करो, ठीक है। ये वाली लाइन आप देखो जरा, इसको देखो, ये अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में चूंकि ए बी हमारे पास क्या है, ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है, ए बी हमारे पास डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है 90 डिग्री। ये कितना होगा 90 डिग्री। तो अब ये इतना 90 है, ये 40 है, तो टोटल कितना हुआ 130। अब ये 130 है, तो ये इतना कंप्लीट कितना होगा 50। इतना कंप्लीट कितना होगा 50। क्यों? क्योंकि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, चक्री चतुर्भुज में, मैं लिख देता हूं, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग 180 होता है। ये बात आपको समझनी है। कोण कितना होता है 180 होता है। इतनी बात बताओ समझ आई कि चक्री चतुर्भुज में, और चक्री चतुर्भुज होता है किसका, कैसे मतलब पहचानोगे कैसे चक्री चतुर्भुज को, उसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं। इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं, पक्का। चलो एक और बताओ, बता देते हैं, एक और बना देते हैं सवाल, है ना, एक और बना देते हैं भाई सवाल। जैसे एक बड़ा सा बना के दिखा देते हैं आपको, थोड़ी अच्छी फीलिंग आ जाएगी, आप समझ भी जाओगे। हो सकता है कि आप सारी बातें उतने अच्छे से ना समझ पाए हो। तो अच्छा, ये चक्री चतुर्भुज कैसे भी बन सकता है। जैसे मान लो ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला आपके पास, ये वाला 120 डिग्री है कंप्लीट, ये कंप्लीट 120। अच्छा चक्री चतुर्भुज है कि नहीं है, ए बी सी डी, इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। ये 120 है, तो मुझे ये बता दो ये कितना होगा। आप कहोगे सर जी इसके आमने सामने के कोणों का योग जब करोगे तो 180 आना चाहिए, 120 + 60 180 हो रहा है। मान लीजिए कल का आपको ये वाला एंगल दे दे 50, ये वाला 50 दे दे, तो आप फटाफट बता दो कि ये वाला एंगल 130 होगा, क्योंकि 150 और 130 को जोड़ने पर 180 होता है। समझ आई बात कि नहीं। चलो ये बनाओ, बनाइए इसको। कह रहे कि यदि x लेस देन आर इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5। इसी तरह से y जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है, बट लेस देन आर इक्वल टू कितना है 10 है। तब हमको मान बताना है, किसका मान बताना है, देन हमको मान बताना है x अपॉन वाई का, कि x अपॉन वाई का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। कैसी वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इधर देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमको बतानी है इसकी। बताओ भैया क्या इसका आप रोज आप दोगे मुझे, फटाफट बताओ।
अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको x अपॉन वाई का मैक्सिमम मान निकालना है तो आप ये कहोगे कि यदि मैक्सिमम मान निकालना है भाई, पूरे फंक्शन का मैक्सिमम मान निकालना है तो x को मैक्सिमम बोल दो, x को मैक्सिमम बोल दो और y को मिनिमम बोल दो। x का मान जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो आप ले लो, और y का मान जितना कम से कम लेते हो ले लो, तभी तो इस पूरे फंक्शन का मान क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो आपने कहा ठीक है भाई, x का जो हमारे पास मैक्सिमम मान है वो x मैक्सिमम किसको टच कर रहा है, 5 को। और यदि मैं बात करूं y का मिनिमम मान, तो y का जो मिनिमम मान है वो कम से कम कितना है, 5 है। यानी इस पूरे फंक्शन का जो मैक्स वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। कह दो आ गया है, कह दो आ गया है, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो आप जानते होंगे कि ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू कब ज्यादा मिलती है, जब हर छोटा से छोटा हो, तब हमें ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। ये बात तो जानते हो गया, ठीक है। जैसे आप इधर देखो, जैसे एक फ्रैक्शन लिखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। आप समझ रहे हो कि ये इसका डिनोमिनेटर बढ़ता चला जा रहा है, इसकी हर में वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो एक्चुअल में इसका मान कम होता चला जा रहा है। यानी कि 1/2 जितना बड़ा है उतना बड़ा 1/3 नहीं है, जितना बड़ा 1/3 है उतना बड़ा 1/4 नहीं है, और सबसे छोटा मान क्या है, 1/5। ये बात तो आप अच्छे से समझते होगे, ठीक है। ये देखो, इसको बताओ। कह रहे फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 7x - 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। समीकरण y इज इक्वल टू 7x - 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन से जुड़ा एक सवाल आपको जूनियर मतलब यूपी टेट जूनियर में जरूर मिलेगा, ठीक है। कैसे बनाओगे इसको बताओ। आपके पास एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 7x - 2। इसमें आपसे कथन पूछा है कि इसके कितने हल हो सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये एक लीनियर इक्वेशन लिखी है, 2 वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी है, एक। मैं ऑफलाइन क्लासेस में ये बात बताता रहता हूं कि यदि भाई मेरे इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल इक्वेशन एक है, वेरिएबल यदि दो हैं, वेरिएबल यदि दो हैं, तो किसी एक वेरिएबल को, वेरिएबल कितने, वेरिएबल कितने बताओ जरा। वेरिएबल यदि आपके पास दो हैं, दो वेरिएबल हैं, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है इक्वेशन से, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है इक्वेशन से, एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो इक्वेशन से, उसको आप कुछ भी मान सकते हो। एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना जा रहा है, एक जा रहा है ना, वेरिएबल एक्स्ट्रा एक जा रहा है, क्योंकि इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो किसी एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो। और यदि मैं x को कुछ भी मान लूं या y को कुछ भी मान लूं, तो इसके तो अनंत मान पॉसिबल है, इसके तो अनंत मान पॉसिबल है। बात को समझना। जैसे मैं x बराबर यहां पर 1 रखूंगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा 5। यदि x बराबर आप 2 रखेंगे, यदि x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, अरे 14 से 2 जाएगा कितना, 12। मान लो यदि आप यहां पर मान लीजिए यदि आप x का मान यहां पर 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 21 से 2 जाएगा यानी कि 19। y का मान कितना आएगा, 19। इसी तरह से x के मान आप बदलते जाएंगे, x के मान आप बदलते जाएंगे, तो y के मान भी बदल बदल के मिलते जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके अनंत हल हैं। बात बोलो, समझ आई कि नहीं बात। यदि x फिक्स नहीं है तो y क्या फिक्स होगा, यदि x फिक्स नहीं है तो y भी फिक्स नहीं होगा। इसका मतलब यह कि इसके कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। कह दो कि यह बात समझ आई, कह दो ये बात समझ आई, पक्का। जहां पे हो आपकी आवाज हम तक आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये बताओ, आज देख रहे हो ना, इसमें अरिथमेटिक के सवाल कम रखे हुए हैं, इसमें एडवांस मैथ के सवाल ज्यादा हैं, क्योंकि जो आप पेपर देने जा रहे हो या ग्रुप डी में भी एडवांस मैथ अच्छी खासी आती है, और एनटीपीसी मेंस में तो एडवांस का दबदबा है, ठीक है। तो अब आपको एडवांस मैथ के सवाल अच्छे खासे मिलने हैं, ठीक है। और यूपी जो टेट है
उसका जो अपर प्राइमरी लेवल है उसमें भी एडवांस मैथ, जो कि साइंस के आते हैं, साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको अच्छी खासी मैथ, एडवांस मैथ देखने को मिलेगी। और सीजीएल का तो है ही रामबाण। बताओ, कह रहा है कि 49 की पावर 15 -1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय विच नंबर। अच्छा एक बात मुझे बताओ, x की पावर n-1, यदि n आपका ऑड नंबर हो, n यदि आपका ऑड नंबर हो, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि x-1 ये फंक्शन जो है वो कंप्लीटली x-1 से डिविजिबल होगा। ये इससे ये वाला फंक्शन x-1 से हमेशा विभाजित होगा। कह दो ये बात समझ आई, कह दो कि ये बात तुमको समझ आई कि x-1 यदि n ऑड हो तो x-1 से हमेशा डिवाइड होगा। जैसे सुनो, जैसे मैंने x की पावर 3-1 लिखा, जब आप इसका फार्मूला खोलोगे तो x माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। वो बात की बात है, बाहर आएगा x² + x + 1 आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं? जैसे आप मुझे बताओ, यदि हमने कहा कि x यदि n है तो x-1 का जब आप फंक्शन खोलते हो तो क्या आता है, x-1 दूसरे ब्रैकेट में x² + x + 1। मेरी बात समझ आ रही है? यदि आप x की पावर 5-1 खोलोगे तो ये कैसे खुलेगा, x-1 और एक एक कम होता चला जाएगा, x की पावर 4 + x³ + x² + x + 1। मेरी बात समझ आ रही है? कुल मिला के यदि आप मान लो x की पावर 7-1 इसको भी खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको, जब आप इसको खोलोगे, या फिर आप हम कहते हैं कि नहीं भी ओपन करते हो, आप नहीं भी ऑड लेते हो, x की पावर 4-1 लेते हो, क्या वहां पर आपको x-1 नहीं मिलेगा? वहां पे भी मिलेगा। यानी कि x-1 का एक्सप्रेशन है, n चाहे इवन हो या ऑड हो, वो n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, वो हमेशा x-1 से क्या होगा, डिवाइड होगा, हमेशा x-1 से डिवाइड होगा। मान लीजिए मैंने लिखा कि यहां पर x की पावर 7-1, इसका एक्सप्रेशन जब आप ओपन करोगे ना तो x-1 और मिलेगा, फिर क्या मिलेगा अंदर, x की पावर 6, एक कम होता चला जाएगा, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x² + 1, इस तरह से आपको फंक्शन मिलता चला जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो x की पावर 7-1, चाहे यहां पर मान लो यदि x की पावर 8 हम कहते हैं n ऑड ना होता तो कैसे ओपन होता, x-1 तो आता ही आता। तो x-1 का मतलब आप समझ रहे हो, x की जगह 49 है, यहां पर 49-1, यानी ये नंबर हमेशा 48 से तो विभाजित होगा। यदि ये नंबर 48 से विभाजित हो रहा है तो क्या ये नंबर 8 और 6 से डिविजिबल नहीं होगा? अरे जो नंबर 48 से विभाजित हो रहा है, 48 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो नंबर 8 और 6 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर हमें वही बताना है, क्या 50 से होगा? नहीं। क्या 48 से होगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल होगा। क्या वो नंबर 8 से होगा? बिल्कुल होगा। क्या 29 से होगा? 29 से नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन राइट है, सेकंड एंड फोर्थ। बोलो, बात समझ आई? अब मान लीजिए कल के लिए, कल का आपके एग्जाम में यह भी सवाल आ सकता है, कल के लिए मान लीजिए आपके एग्जाम में यह भी सवाल बन सकता है, कौन सा बन सकता है कि 49 की पावर 15 + 1, अब बताओ ये नंबर किससे हमेशा डिविजिबल होगा? अब आप मुझे बताओ, जब भी ये नंबर है तो अब यहां पर देखो माइनस होने पर, एक बार फिर से समझो, एक बार फिर समझो, यदि x की पावर n-1 हो, x की पावर n-1 हो, तो यहां यदि माइनस आ जाए तो n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, x-1 से तो हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। लेकिन यदि x-1 + 1 है तो हमेशा n यहां पर क्या होगा, या होना चाहिए ऑड। यदि ऑड है n तो पक्का x + 1 से क्या नंबर होगा, ये डिवाइड होगा। समझ आ रही बात? x + 1 से डिवाइड होगा, यानी ये नंबर, यदि यही सवाल हम ले लें, x की पावर 49 + 1 ले लें, तो ये नंबर अब पता किससे डिवाइड होगा, अब ये n-1 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये n + 1 से डिवाइड होगा, ये नंबर 50 से डिवाइड होगा। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 50 से। उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 50 से। इसको बनाइए, इसको बनाए।
इसको प्रतिशत में लिखो। देखो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये जब लगता है तो 100 का होता है गुणा, क्योंकि यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसी को हम बोल सकते हैं कि 100% इज इक्वल टू 1। 100% इज इक्वल टू 1। यदि हम इसको प्रतिशत में लिखना है, पहले तो इसका स्क्वायर ओपन करो, पहले तो आप इसका स्क्वायर ओपन करो। किसका स्क्वायर? इसका। तो जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे, ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 डिजिट पे पॉइंट लगेगा, 2 3 4 इतना आएगा। और इसको जब प्रतिशत में लिखोगे तो इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? 100 का इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें 100 का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 डिजिट इधर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 01.01। अभी 4 डिजिट पे है ना 1, 4 डिजिट पे पॉइंट है, अभी 2 डिजिट पे बचेगा, इतना आ जाएगा, इतने और प्रतिशत का साइन और लग जाएगा। तो यानी कि ये तो सही है, लेकिन और बोल रहा है कि इसमें से और भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम इसको पॉइंट, इसका पॉइंट हटाना चाहें तो ये 1/100 भी तो लिखा है, 2 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट नीचे लग जाएंगे, 1/100%, यानी ये भी लिखा जा सकता है। तो ए और डी दोनों लिखे जा सकते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन फाइनली हमारे पास राइट। छोटा सा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था। ये देखो, बहुत फेवरेट सवाल है ये, बहुत ही अच्छा चुनिंदा सवाल है ये, चुनिंदा जिसको कहते हैं, चुनिंदा सवाल है ये। इसको कैसे बनाएंगे आप? देखिएगा, महत्तम समावर्तक x-3 है। यदि इसका महत्तम समावर्तक x-3 है, इसका मतलब इसका फैक्टर है। मतलब महत्तम HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, इसमें होगा x। तो हम ये बात बोल पा रहे हैं, यदि इसमें x-1 इसका फैक्टर है तो x-1 बराबर ये, यदि हम इस इक्वेशन को दे दें तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी x बराबर हमको क्या रखना है? 3 रखना है। x बराबर 3 यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में x बराबर 3 रखोगे, पहली वाली इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 9 प्लस, ठीक है, 3p और माइनस q बराबर क्या? 0। और दूसरी वाली इक्वेशन की यदि हम बात करें, दूसरी इक्वेशन में आप x बराबर फिर से रखोगे, यानी इस वाली इक्वेशन में x बराबर क्या रखोगे आप? इस वाली इक्वेशन में x बराबर फिर से आप 3 रखोगे, तो 3 रखोगे तो आ जाएगा 9, 9 पना आ जाएगा 45, ठीक है, कितना आ जाएगा? 45। 45 माइनस 3 तरह का 9p माइनस का 15q बराबर क्या? 0। 15q बराबर क्या? 0। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एक काम कर रहे हैं, p को उड़ा रहे हैं, p को उड़ाने के लिए हमें इसमें 3 का गुणा करना है। तो जब आप 3 का गुणा करोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 27 प्लस 9p माइनस 3q बराबर 0। अब आप क्या करोगे? इसको कैंसिल कर दो। जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, कैंसिल करेंगे आप इसको, तो 9p ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये 72, कितना हुआ? 72। 72 बराबर 18q, q की वैल्यू 18 चौक 72, यानी q बराबर कितना आ चुका है? 4। यदि q बराबर 4 आ चुका है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि q बाद में लगा है, ये होगा नहीं। हमारे पास 4 दो जगह 4 है, या तो पहला है या तो तीसरा है। अब आप q बराबर जब रखोगे 4, कहीं भी रख दो, इसी इक्वेशन में रखेंगे q बराबर, तो आंसर आएगा निगेटिव। पॉजिटिव तो आएगा ना, निगेटिव एक ही में, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बात समझ पा रहे हैं? q बराबर 4 मैं इसमें रख रहा हूं, तो आप एक बार देख लीजिए, 9 प्लस 3p माइनस q बराबर 0 में हम p बराबर 4, जो q बराबर जो 4 निकला यहां रख रहे हैं, तो आप देखेंगे 3p बराबर माइनस का 5 आएगा, p बराबर माइनस 5/3 आएगा, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ नहीं था, x-3 इसका HCF है, तो आप x-3 बराबर 0 करेंगे और x की जगह इस जगह आप 3 रखेंगे और x की जगह यहां पर भी आप 3 रखेंगे और बस बराबर 0 करके PQ में एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। PQ के मान आप निकालेंगे। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट मामा ने वही मैंने किया यहां पर, ठीक है। ये देखो, इसको बनाएंगे आप,
अ सिलेंड्रिकल हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर है और एक शंकु है, कोन, यहाँ पे हेड होगा, हेड ऑफ कोन हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट, देयर एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस आर इन द रेशियो। मतलब एक बेलन है आपका, एक क्या है, एक है बेलन, एक बेलन है, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, जिसकी आधार एवं ऊंचाई कैसी है, बराबर, यानी आर बराबर क्या है यहाँ पर, आर बराबर एच है। हमको बताना है कि उनके वक्री पृष्ठ यानी सरफेस एरिया सीएसए में रेशियो बताना है। तो आप मुझे बताओ कि बेलन है आपके पास, ठीक है भाई, बेलन हो गया, ठीक है, क्या क्या है आपके पास, आपके पास बेलन है, आर बराबर एच है, पहली बात तो आर बराबर एच है, पहली बात आर बराबर एच है। हमारे पास बेलन है, ठीक है भाई, बेलन हो गया, अर्धगोला है, अर्धगोला हो गया, फिर क्या है, फिर शंकु है, और इनका देखो, अच्छा अब हमें क्या लिख लेना है, इनका चूंकि हमसे वक्र पृष्ठ का पूछा ना, वक्र पृष्ठ का चैप्टर, इनका वक्र पृष्ठ लिख लेना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, ये होता है आपका 2 पाई आर एच, बोलो होता है कि नहीं। अर्धगोले का क्या होता है वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। सबसे पहली बात तो ये कि पाई से सबको उड़ा दिया, पाई तो खत्म हो जाएगा, पाई तो खत्म हो जाएगा, पाई 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 खत्म। अब आप मुझे बताओ r बराबर h है तो l की संभावना आएगी, तो l बराबर आप अच्छे से जानते हो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और दोनों की जगह आप आर आर वगैरह रखोगे तो यहां से बनेगा r अंडर रूट 2, r बाहर आ जाएगा, r अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है, किसकी जगह, l की जगह। तो आप मुझे बताओ ये है 2r स्क्वायर, क्लियर, यहां भी 2r स्क्वायर, और यहां पर कितना है, ये r है, और l की जगह होगा r अंडर रूट 2, क्लियर। अब आर स्क्वायर यहां से, आर स्क्वायर यहां से, आर स्क्वायर यहां से, आर स्क्वायर यहां से, आर स्क्वायर यहां से कैंसिल, बोल दो आ गया, ठीक है। यहां से बचेगा 2, यहां से बचेगा 2, और यहां से बचेगा अंडर रूट 2। क्या इस 2 को हम अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 नहीं लिख सकते? क्या इस 2 को अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 नहीं लिख सकते? क्या इस 2 को अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 नहीं लिख सकते? और ये तो है ही आपके पास, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कैंसिल, यहां पे क्या बचा, अंडर रूट 2, यहां पे क्या बचा, अंडर रूट 2, यहां पे क्या बचा, 1, और ये देख लो, मैच कर लो कोई ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पक्का। क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ नहीं लिखा, फार्मूला लिखा और बस बेसिक चीजों से इसको मैंने सॉल्व कर लिया और कुछ नहीं किया। आपका फोबिया है मैथ्स का और कुछ नहीं है, बहुत आसान मैथ होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको बनाओ, कैसे बनाओगे आप? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, बहुत आसान है। क्या है बताओ जरा, क्या फंडा है इसका? कह रहे यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर, देखो एक लाभ है और एक हानि है, दोनों को जोड़ दो जब भी अपोजिट आ जाए, तो 15-15 कितना हो जाएगा, 30% की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 450, तो आप 30-15 होता है इतना, तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1500, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, पक्का, कुछ है नहीं। देखो ये लाभ दिख रहा है, ये हानि दिख रही है, हानि लाभ जुड़ जाता है, कब कब जोड़ देते हैं जरा समझ लो, यहां लिख लो जरा, जब भी आपके पास लाभ हो, हानि हो, या हानि हो लाभ हो, तो वैल्यू क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। परसेंटेज वाला डाटा जो भी होता है, परसेंटेज वाला डाटा क्या हो जाता है, प्लस। मान लो यहीं पर लाभ लिखा हो, दूसरी जगह भी लाभ लिखा हो, यहां हानि लिखा हो, यहां भी हानि लिखा हो, तो परसेंटेज वाला डाटा क्या कर देते हैं, माइनस। परसेंटेज वाला डाटा क्या कर देते हैं, माइनस। 100 की सीधी एक बात आपने सीखी, सेम चीज क्या हो जाती है, माइनस, अपोजिट चीज क्या हो जाती है, प्लस। यही एज फैक्टर में चलता है, यही ट्रेन प्रॉब्लम में भी चलता है, डायरेक्शन में भी, अपोजिट डायरेक्शन प्लस, सेम डायरेक्शन माइनस।
वही चीज मैंने यहां पर किया और कुछ नहीं, ठीक है। ये बनाओ, ज्योमेट्री का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। बताओ, यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ABC बराबर 90 डिग्री, ABC के बारे में क्या कथन सत्य, समद्विबाहु त्रिभुज है भाई। तो समद्विबाहु है, वो भी त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बनाना तो पड़ेगा ही भाई, पड़ेगा। पक्का, कोई दिक्कत, कोनो समस्या नहीं आई होगी। ये A और B पर हमें 90 करना है, तो इसको ये मत मानिए, हमको B पर 90 करना है, ठीक है। B पर 90 करना है, मतलब इसको मानो A, या बात समझ रहे हो ना, ये एंगल ये B 90 होगा, तो ABC ये 90 डिग्री है। अच्छा, कर्ण तो सबसे अलग होता है, कर्ण तो किसी के बराबर, अरे ये AC कर्ण है ना आपका, कर्ण तो किसी के बराबर होता नहीं है यदि ये दो साइडें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। इतनी बात तो आप समझ ही रहे होगे। अब जब ये साइडें बराबर, तो आपने एक चीज तो पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हमारे पास एक चीज यहां पर हमने देखा कि AB बराबर है किसके, BC के। तो जब AB बराबर है BC के, तो हम ये BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो यहां से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये तो है ही, प्लस BC की जगह आप क्या लिख सकते हो, BC की जगह भी AB स्क्वायर AB लिख सकते हो। तो यहां से AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर आ चुका है, 2AB स्क्वायर आ चुका है। 2AB स्क्वायर का मतलब ये वाला ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा, B ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, बोलिए, क्लियर है कि नहीं, इतनी बात समझ आई, कुछ नहीं किया, कर्ण ये बराबर है, ये ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन मैच करना था, कोनो दिक्कत नहीं आई होगी, कह दो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बनाओ, कॉपी पेन है कि नहीं आपके पास, पहले ये देखो, ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ देख ही रहे हो, क्योंकि मैथ्स का मतलब है कॉपी पेन साथ में होना चाहिए, मैथ्स का मतलब ही है कॉपी विद कॉपी पेन। क्लियर, चलो बनाओ इसको। कहा एक भिन्न के अंश को 20%, हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न इतनी हो जाती है। मूल भिन्न बताओ, मूल भिन्न नहीं पता क्या मान लोगे, मूल भिन्न नहीं पता क्या मान लोगे, x अपॉन वाई मान लोगे, ये मूल आपकी भिन्न है, x अपॉन वाई आप मान लो मूल भिन्न। और इसको इस भिन्न के साथ, अंश के साथ क्या किया गया, 20% बढ़ा दिया गया ना, बढ़ा दिया गया, तो 20% बढ़ा दिया मतलब 120% कर दिया। और हर के साथ क्या किया गया, हर को क्या किया गया, हर को 25% बढ़ा दिया गया, यानी हर आ गया आपका 125%। तो यानी ये फाइनल हो कितनी गई है, ये भिन्न 3/5 हो गई है। इतनी बात बताओ समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब आप एक चीज समझना, यहां से परसेंटेज से परसेंटेज काटो, और ये 3 बार से 40 बार कटेगा, और ये 5 से 25 बार कटेगा, 5 से फिर से काटो 55 25, 5 से फिर से काटो 8, और x अपॉन वाई जब निकालोगे तो आ जाएगा 5/8, 5/8, यानी फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। 5/8 का मतलब फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई समस्या, सिंपल सी बात है। मैंने भिन्न क्या मान रखी है, मैंने भिन्न मान रखी है x अपॉन वाई, भिन्न क्या मान रखी है, x अपॉन वाई। क्लियर, एक बार फिर से बता दें, चलो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। हमने क्या कहा भाई, x अपन थोड़ा तेज देखेंगे, ठीक है। हमने कहा भिन्न हमारे पास x अपॉन वाई है, और उसने कहा कि अंश को आप बढ़ा दीजिए, अंश को बढ़ा दीजिए 20%, यानी अब अंश हो गया 120%, और हर को बढ़ा देना है 25%, यानी हर हो गया 125%, और फाइनल वो रिजल्ट कितना देती है, फाइनल वो रिजल्ट 3/5 का देती है। अब बस इसको सॉल्व करना था और कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको फटाफट सॉल्व कर लिया। परसेंटेज से परसेंटेज उठ गया, और 3 से ये 40 बार कटा, कुछ नहीं किया सॉल्व किया। 5 से ये 25 बार गया, और 5 से फिर से काटा तो 5 बार गया, 8 बार गया। एक्स और वाई के जो ओरिजिनल बिल आपने मानी थी उसकी वैल्यू निकाल ली, 5/8 उसका माना गया, ठीक है। ये देखो, इसको बनाओ,
ठीक है, ये बताओ गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसके पास उस क्षेत्रफल पर कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखो फिर से यूनिट से सारे काम करो। क्षेत्रफल की बात की है ना, 50% की वृद्धि की बात की है। जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें आप फार्मूला लगा दो x + y + xy अपॉन 100%। और यहां पर गोला है, चूंकि गोले में होती है रेडियस, यही रेडियस, गोले के तो चारों रेडियस तो बराबर ही होती है ना हर पॉइंट से, यानी कि यहाँ पर x और y दोनों क्या है, r हैं, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी, 50। और इस फार्मूले में रखोगे तो 50 + 50 + 2500 बटे कितना आ जाएगा, 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 का मतलब आप क्या बोल दोगे, सी ऑप्शन बोल दोगे, राइट है। कह दो कोई समस्या, कह दो कोई समस्या। और मैं आपको यह भी बोल सकता हूं कि मान लो 10 था, 25, मान लो पहले रेडियस 10 थी, उस समय इसका स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना था, 100। अब ये 50% बढ़ गई तो आर डैश अब कितनी हो गई, 15। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, r² यानी 225। आप मुझे बताओ 100 था, 225 हो गया, कितने % बढ़ गया, 125। कैसे लगा सकते हो सवाल, हर तरह से आंसर आ सकता है। मैं इस फार्मूले को आपको समझाना चाहता था कि ये फार्मूला भी बड़ा काम का है, इसको भी समझो जरा, है ना। अच्छा पाई आर, यहां पर आप बोलोगे कि यार ये गोला है, गोले में तो यदि मैं पार्श्व क्षेत्रफल की बात करूं तो गोले में 4πr² इसका पार्श्व क्षेत्रफल होता है, 4πr²। तो भाई मेरे ये 4π तो कांस्टेंट नंबर है ना, 4π का कोई रोल ही नहीं है। मेन जो काम करेगा वो क्या करेगा, r² काम करेगा। वही r² में डायरेक्ट, देखिए r मैंने रेडियस अपने तरफ से मानी, उस समय इसका क्षेत्रफल होगा 100। बाद में मैंने r' 50% बढ़ाया, यानी 10 का 50% होता है 5 उसमें बढ़ा दिया, 15 हो गया, 15 का स्क्वायर 225, 100 से 225 कितने % वृद्धि, 125% की वृद्धि। क्लियर है। तो आज इतना ही रखते हैं, लंबा फिर हो जाएगा वीडियो, है ना। और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह के वीडियो फिर बनाने की जिज्ञासा आती है, आप ही हमें प्रोत्साहित करते हैं। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।